एक देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में एक डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, एक आईएएस चाहता है कि उसका बेटा आईएएस बन जाए, एक जज चाहता है कि उसका बेटा जज बन जाए, लेकिन एक किसान नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसान बन जाए, है ना। ये आप देखते होंगे गाँव में। इसका कारण स्पष्ट है, सब लोग खेती किसानी को एक घाटे का सौदा मानते हैं और घाटे का सौदा मानने के कारण जो कृषि की स्थिति है वो बदतर हुई। अब वर्तमान सरकार जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी उस सरकार में शामिल थे, इन लोगों ने मिलकर जो किसानों के हित के लिए नीतियां बनाई, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया। उसने इस सिनेरियो को बदला। बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी उसमें सकारात्मक योगदान दिया है। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। किसानों के हित में किस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है, इसी मुद्दे पे अभी हमारे साथ रालोमो के किसान प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं रजनीश कुमार। आइए इनसे जानते हैं। सर, किसान और बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। इस कारण कृषि पर काम करना, किसानों के कल्याण पर कार्य करना, ये तो लाजमी है। वर्तमान सरकार जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है और हमारे पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का यह सोच रहा है कि हमेशा किसानों के कल्याण के लिए कार्य किए जाएं, किसानों की उन्नति के लिए कार्य किए जाएं। बिहार सरकार ने कृषि के उन्नति के लिए और बिहार के कृषि को वैश्विक स्थिति तक पहुंचाने के लिए 4 कृषि रोड मैप बनाए और उस 4 कृषि रोड मैप के माध्यम से आप देखेंगे कि बिहार कई फसलों के उत्पादन में राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर कर रहा है। कई बिहार के किसानों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार की सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वह पूरी तन्मयता के साथ किसानों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। शुरुआत से ही किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, यह एक विमर्श का विषय भारत में रहा है। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत एक लगभग 200 वर्षों की गुलामी से बाहर निकला था और जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय इस देश के पास खाद्यान्न की घोर कमी थी। इस देश के पास अपने नागरिकों को भोजन कराने के लायक भी खाद्यान्न नहीं था। हमें दूसरे देशों से खाद्यान्न आयात करने पड़ते थे और तब हम अपने लोगों को भोजन करा पाते थे। ये स्थिति ये थी। 1966 में इस देश में हरित क्रांति हुई और हरित क्रांति ने इस देश में खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के बाद भी जो अन्नदाताओं की स्थिति रही, वह तत्कालीन सरकारों के कुटिल नीतियों के कारण उनकी स्थिति खराब होती ही चली गई। किसान जो छोटे छोटे सीमांत किसान हैं उन पर ध्यान दिया ही नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि कृषि क्षेत्र धीरे धीरे घाटे का सौदा बनता चला गया। लोग गांवों से कृषि कार्य छोड़कर दूसरे जगहों पे जाके मजदूरी करना अधिक पसंद करने लगे। कृषि को तवज्जो नहीं मिल रहा था। कारण स्पष्ट था कि एक तो कृषि के लिए जो लागत की व्यवस्था थी, वो लागतों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी और वो बहुत महंगी थी। जैसे बीज, अच्छे बीज, उर्वरक, सिंचाई, इन सब की बेहतर व्यवस्था नहीं थी। लोगों को महंगी कीमत पे बीज खरीदना पड़ता था, उर्वरक ब्लैक में खरीदना पड़ता था, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था नहीं थी। वो डीजल चालित मशीनों से सिंचाई की व्यवस्था जिसमें ज़्यादा कॉस्टिंग होती थी, लागत बढ़ती थी। और उसके बाद भी अगर फसल किसान हिम्मत करके उपजा भी लेता था तो उस फसल को बेचने और खरीदने की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं थी, यानी कृषि विपणन की व्यवस्था नहीं थी। नतीजा कृषि घाटे का सौदा हो गया। लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया।
एक देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में एक डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, एक आईएएस चाहता है कि उसका बेटा आईएएस बन जाए, एक जज चाहता है कि उसका बेटा जज बन जाए, लेकिन एक किसान नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसान बन जाए, है ना। ये आप देखते होंगे गाँव में। इसका कारण स्पष्ट है, सब लोग खेती किसानी को एक घाटे का सौदा मानते हैं, और घाटे का सौदा मानने के कारण जो कृषि की स्थिति है वो बदतर हुई। अब वर्तमान सरकार जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी उस सरकार में शामिल थे, इन लोगों ने मिलके जो किसानों के हित के लिए नीतियां बनाई, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया। उसने इस सिनेरियो को बदला। बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी उसमें सकारात्मक योगदान दिया है। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से आप देखिए कि एक तरफ सरकारों ने किसानों की लागत को घटाने का काम किया है, और दूसरी तरफ उनके जो एमएसपी हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। यानी किसानों की आय को डबल करने का, दुगुना करने का जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के दो रास्ते अपनाए गए। केवल एमएसपी को ही बढ़ा देना एक तरीका नहीं था, तो सरकार ने एक तरफ एमएसपी में भी वृद्धि की, तो दूसरी तरफ सरकार ने किसानों की लागत को भी घटाने का प्रयास किया। कैसे, वो भी मैं बताता हूं आपको। सरकार ने, जैसे एक छोटा उदाहरण लीजिए, खेती किसानी में लोग एक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम यूरिया कहते हैं, आप भी जानते हो। यूरिया जो लोग अपने खेतों में फसलों में छींटते थे, तो एक बोरा यूरिया खरीदते थे, 50 केजी का वो बोरा होता है, उस क्रिस्टल यूरिया को लोग छींटते थे। हाँ, सरकार ने उसके बदले क्या लाया? नैनो यूरिया, जो लिक्विड फॉर्म में है ना। पानी में उसको डालना है और उसका मशीन से छिड़काव कर देना है ना जी। उससे क्या हुआ है, जो क्रिस्टल यूरिया लोग छींटते थे उससे उसकी लागत कम हुई, लागत घटी। कम लागत में, यानी अब कम पैसे में अधिक खेतों में उर्वरक का इस्तेमाल होने लगा। बिहार की सरकार ने खेतों तक बिजली पहुंचाने से में अधिक खेतों में उर्वरक का इस्तेमाल होने लगा। बिहार की सरकार ने खेतों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिससे कि सिंचाई व्यवस्था को सुलभ किया जा सके। ये सब ऐसे उपाय हैं जिससे एक तरफ किसानों की जो लागत है उसको कम करने का प्रयास किया गया, और दूसरी तरफ एमएसपी को बढ़ाया गया। जो एफसीआई के माध्यम से, पैक्स के सहयोग से जो फसलों की खरीद को बढ़ाया गया, उसका हर साल सरकार एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करती है और सरकार उस लक्ष्य तक पहुंचती है ना। तो एक तरफ किसानों की लागत घटाना और दूसरी तरफ किसानों की फसल सही समय पर और उचित कीमत पर बिक सके, इसके लिए व्यवस्था बनाकर सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त ये सब तो किया ही सरकार ने। इसके अलावे किसान अब जब खेती करेंगे तो कुछ तो उनको पैसा लगाना पड़ेगा उसमें, तो सरकार ने इसके लिए भी कहा कि ठीक है, हम आपको आर्थिक मदद भी देंगे, और सरकार सालाना 6,000 रुपए उन सीमांत किसानों के खाते में डालने का प्रयास कर रही है। अभी प्रधानमंत्री बिहार से ही पूरे भारत के किसानों के लिए उन्होंने यहां से पीएम किसान निधि फंड डालने का काम किया था। तो ये सब केंद्र सरकार, जो देश के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, राज्य में यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रही है। इनके नेतृत्व में किसानों के लिए एक सुनियोजित और व्यवस्थित रणनीति तैयार करके और उनकी आय को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। विपक्ष का दावा है कि किसानों के हित में क्या कर रही है एनडीए गठबंधन की सरकार, और किसान बदहाल है, किसानों की इतनी समस्या है, बाढ़ में अगर हो जाती है तो क्या करें। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन लोगों ने अपने कार्यकाल में बिहार को रसातल में पहुंचाया है। जो उन लोगों की सरकार रही है, उन लोगों की सरकार में बिहार कहाँ था
खोजने से भी नहीं दिख रहा है। अब पाताल में था बिहार। न बिहार में सड़क थी, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कृषि था, न बिहार में उद्योग था, कुछ भी नहीं था इस बिहार में। वो लोग क्या बोलेंगे? उन लोगों के पास बोलने का कुछ है नहीं। हाँ, अब है कुछ बोलना है तो अलबल जो मन चाहे वो बोल दीजिए, वो अलग विषय है। लेकिन कंक्रीट बात अगर है तो विपक्ष के पास सरकार की आलोचना करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि सरकार ने चहुमुखी विकास किया है ना, ऑल अराउंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो किया गया है। इसलिए विपक्ष इस मुद्दे पे या किसी भी मुद्दे पे बोलने की स्थिति में नहीं है। ग्रामस जो एक दल है, खेत ग्रामीण मजदूर समिति, ये एक यूनियन है जो भाकपा माले से रिलेटेड है। उनका दावा है कि मोदी जी की सरकार में, भाजपा जेडीयू की सरकार में इतनी महंगाई है कि किसान का किसानी नहीं हो पाती है ठीक से। वो खेतीहर हैं, उनकी कुछ समस्या है, इस पर क्या कहें? ठीक है, जब वो लोग केंद्र की सरकार में थे तो केंद्र की सरकार में उन लोगों ने यूपीए 1 की जब सरकार चला करती थी तो वे लोग बाहर से समर्थन दिए हुए थे। कहाँ थे वो लोग उस समय? क्यों नहीं एक कृषि आधारित नीति बनी है? एक कृषि आधारित नीति वो लोग अब तक नहीं बना पाए। जिन राज्यों में उनकी सरकारें रही वहां बदहाल स्थिति है किसानों की। आप पश्चिम बंगाल में इतने दिनों तक उन लोगों ने शासन किया, क्या स्थिति है वहां? केरल में उनकी सरकार है, क्या स्थिति है वहां? किसानों की स्थिति चारों तरफ उन लोगों के शासनकाल में बदतर ही हुई है। तो वे कहने के लिए उनको जो कहना है कहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसने किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए, किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनाकर, और न केवल रणनीति बनाकर बल्कि उसको क्रियान्वित करके इतिहास रचा है, जो भारत के लिए ऐतिहासिक है। आजादी के बाद से अब तक किसानों के हित में उतने काम नहीं हुए हैं जितना वर्तमान सरकार कर रही है और की है। ग्रामस जो है, खेत ग्रामीण मजदूर समिति के जो हैं, वो दल जो कह रहे हैं कि किसान महंगाई की मार झेल रहा है, वो भी एनडीए बीजेपी जेडीयू की सरकार है, बिहार में उनकी सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इस पे क्या कहेंगे? वो जिस गठबंधन में शामिल हैं उस गठबंधन के जो यहाँ के प्रमुख दल है, जब उसकी सरकार यहाँ हुआ करती थी तो उनको उनसे पूछना चाहिए कि उनके शासनकाल में बिहार में एमएसपी पर कितनी फसलों की खरीद होती थी, कितने किसानों के फसल एमएसपी पर एफसीआई के द्वारा खरीदे जाते थे। आज वो सब एक चेन बना है। आज सारे किसान अपने फसल को एफसीआई के माध्यम से पैक्स के द्वारा बेच रहे हैं, उनके अकाउंट में उसका पैसा पहुंच रहा है। उनकी सरकार में तो सारा पैसा तो उनके और उनके लोगों के पास ही रह जाता था, किसान और अन्य लोगों के पास तो कुछ पहुंचता ही नहीं था। तो उन लोगों के पास, पहले ही बोले कि उन लोगों के पास मुद्दा ही कुछ नहीं है, वो बिना मुद्दा के इधर उधर की बातें कर रहे हैं और वे बस लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं लोगों। लेकिन बिहार के लोग, बिहार की जनता पूरी तरह जागरूक है। वो इस बात को बहुत भली भांति समझती है कि उस 15 साल के कुशासन ने किस तरह से बिहार को रसातल में पहुंचाया था, किस तरह से बिहार को पाताल लोक में पहुंचाया था। तो बिहार की जनता उनके उस भ्रम जाल में नहीं फंसने वाली है और वह पूरी तरह सजग है, पूरी तरह वह इस बात को ठान चुकी है कि इस बार पुनः 2025 में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनानी है, जिस सरकार में किसानों का कल्याण ही कल्याण होगा। आपने सुना, हमारे साथ किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश सिंह है। इन्होंने